नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे MMAW यानी कि मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के बेसिक्स के बारे में और जानते हैं क्यों इसका उपयोग दूसरे वेल्डिंग के बदले में किया जाता है। MMAW वेल्डिंग क्यों उपयोगी है और यह कैसे किया जाता है, इसी के बारे में आज हम बेसिक से बात करेंगे। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं MMAW वेल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग का आविष्कार सन 1888 में रूस में हुआ था। इसमें एक बेयर मेटल की इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता था और जिससे एक सुरक्षात्मक गैस कवच बनता था। कवर्ड यानी कि फ्लक्स वाले इलेक्ट्रोड का विकास 1900 के दशक के प्रारंभ तक नहीं हुआ था। स्वीडन में कैजलबर्ग प्रक्रिया और रूस में क्वासी आर्क विधि शुरू की गई थी। MMAW वेल्डिंग सबसे बहुमुखी वेल्डिंग प्रक्रिया थी जो अधिकांश लोहे को और अलोह दोनों धातुओं को जोड़ सकती थी। MMAW वेल्डिंग का उपयोग किसी भी कंडीशन में इजीली यूज किए जा सकने वाले वेल्डिंग प्रोसेस के रूप में अडॉप्ट किया जा सकता है। वेल्डिंग की गुणवत्ता किसी भी वेल्डर के स्किल्स पर डिपेंड करती है। बात करते हैं MMAW वेल्डिंग के प्रोसेस की। जब फ्लक्स इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच एक आर्क बनता है तो दोनों सतहें पिघलकर एक वेल्ड पुल बनाती है। आर्क का औसत तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बेयर मेटल और कोर फ्लक्स कोटिंग के साथ पिघलने के लिए पर्याप्त होता है। फ्लक्स गैस और स्लैग बनता है जो वेल्ड पूल को आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बचाता है। पिघला हुआ स्लैग जम जाता है और ठंडा हो जाता है और वेल्ड रन पूरा होने के बाद या वेल्ड आसपास के जमा होने से पहले वेल्ड बीट से अलग कर दिया जाता है। इस तरीके से वेल्डिंग की प्रक्रिया पूरी होती है और होल्डर में एक नया इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। बात करते गाइस मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग यानी कि MMAW वेल्डिंग के बेसिक इक्विपमेंट्स के बारे में। इसमें पावर केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर, इन्वर्टर पावर सोर्स, होल्डिंग ओवन, पावर सोर्स, कंट्रोल पैनल्स जिसमें आर्क और के वोल्टेज और एम्पियर शो होते हैं, इलेक्ट्रोड ओवन, इलेक्ट्रोड्स, रिटर्न लीड और वेल्डिंग के वाइजर यानी कि फिल्टर ग्लास यानी कि हेलमेट्स होते हैं जिसके जरिए वेल्डिंग प्रक्रिया को पूरी की जाती है। बात करते हैं गाइस मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के फीचर्स के बारे में। इसमें जो सील्डिंग की प्रक्रिया होती है वो फ्लक्स के जरिए पूरी की जाती है। कंज्यूमेबल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इनका जो प्रोसेस होता है वो मैनुअल होता है, यानी कि मैनुअल ही आसानी से इस मशीन को सेटअप किया जा सकता है। बात करते हैं वेल्डर के कंट्रोल्स की, तो वेल्डर आसानी से आर्क की लेंथ को, किसी भी वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड के एंगल को, स्पीड ऑफ ट्रेवल को और करंट की सेटिंग को आसानी से मैनुअल तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के पैरामीटर्स के बारे में। इसमें जो करंट है गाइस वो उनकी जो रेंज है वो इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड के डायमीटर पर, मटेरियल के टाइप पर और मटेरियल के थिकनेस पर डिपेंड करती है। अप्रॉक्सीमेट 35 एम्पियर पर mm डायमीटर के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए करंट की सेटिंग की जाती है। अगर करंट जो है अगर कम होते हैं तो पुअर स्टार्ट होता है, लैक ऑफ फ्यूजन होता है, स्लैग इंक्लूजन होता है और जो बीट है वो हम्ड शेप का होता है। करंट हाई होने से स्पैटर्स, एक्सिस पेनिट्रेशंस, अंडरकट और बर्न थ्रू होते हैं। बात करते हैं गाइस पोलैरिटी की, तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस को DCEP, DCEN यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव और अल्टरनेटिव करंट तीनों पोलैरिटी पर चलाया जा सकता है। मशीन की पोलैरिटी ऑपरेशन पर और इलेक्ट्रोड के टाइप पर डिपेंड करती है। बात करते हैं गाइस सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में, यानी कि मशीन की पोलैरिटी का पेनिट्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए जानते हैं इसी को विस्तार से। अगर आपने मशीन का सेटअप DC पॉजिटिव के साथ किया है, इस कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रोड जो होती है वो पॉजिटिव होती है और वर्कपीस जो होता है निगेटिव होता है। इस कंडीशन पर वेल्डिंग के दौरान 70% जो हीट होता है वो इलेक्ट्रोड पर जनरेट होता है
और 30% जो हीट है वो वर्कपीस पर जनरेट होते हैं। इस कंडीशन पर पेनिट्रेशन बहुत अधिक होता है। इसी तरीके से बात करें, यदि मशीन को डीसी निगेटिव पोलैरिटी पर सेट किया गया हो तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वहाँ पर 30% हीट जनरेट होता है और वर्कपीस में 70% हीट जनरेट होता है। इस कंडीशन में जो पेनिट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है। इसी तरीके से यदि आपने मशीन का सेटअप एसी करंट के साथ किया है तो इलेक्ट्रोड पर 50% हीट जनरेट होते हैं और साथ ही वर्कपीस पर भी 50% हीट जनरेट होता है। यहाँ पर डॉटेड लाइंस आपको पेनिट्रेशन की कंडीशन को दिखाते हैं, जहाँ पर पेनिट्रेशन आपको इसलिए आसानी से आप समझ सकते हैं। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पैरामीटर्स यानी कि ट्रैवल स्पीड के बारे में। ट्रैवल स्पीड वेल्डिंग के दौरान किसी भी वेल्डर के द्वारा सेट की जाती है। किसी भी ट्रैवल स्पीड का निर्धारण रन आउट लेंथ पर किया जाता है, यानी कि किसी वेल्डर को एक इलेक्ट्रोड को पूरा कंज्यूम करने के लिए किसी कांस्टेंट करंट पर जितना समय लगता है वो एक स्टैंडर्ड यानी कि मानक ट्रैवल स्पीड होता है। वेल्डिंग के दौरान ट्रैवल स्पीड लो होने से जो वेल्डिंग की बीड है वो चौड़ी होती है, एक्सिस पेनिट्रेशन होता है और बर्न थ्रू होता है। इसी तरीके से यदि ट्रैवल स्पीड कम हो तो वेल्ड बीड काफ़ी नैरो होती है, पेनिट्रेशन कम होता है, लैक ऑफ फ्यूजन होता है और स्लैग को निकालने में काफ़ी कठिनाई होती है। बात करते हैं गाइस आर्क वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। आर्क वेल्डिंग के दौरान वेल्डर को बार बार इलेक्ट्रोड को बदलने के लिए समय चाहिए होता है। इसके अलावा वेल्ड बीट को डीस्लैग करना होता है और कभी कभी इम्परफेक्शन को ग्राइंड करके बाहर निकालना होता है। इंटरपास टेम्परेचर का समय समय पर निरीक्षण करना आवश्यक हो जाता है। निरीक्षण की आवश्यकता होती है, साथ ही लंबे समय तक वेल्डर को पुनः स्थान बदलना पड़ता है। सभी कम समय वेल्ड धातु जमा हो जाते हैं। कुल समय में आर्क समय का परसेंटेज ही फैक्टर कहलाता है। MMAW वेल्डिंग के लिए शायद ही यह कभी 30% से ऊपर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के दौरान आने वाले वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में। इनमें मोस्टली डिफेक्ट्स जो होते हैं वो वेल्डर के अनस्किल होने की या फिर कम स्किल होने की वजह से, इनकरेक्ट मशीन सेटिंग या फिर इक्विपमेंट की सेटिंग होने की वजह से, और गलत इलेक्ट्रोड यूज़ करने की वजह से या फिर इलेक्ट्रोड का गलत तरीके से ट्रीटमेंट करने की वजह से आते हैं। ये डिफेक्ट्स मोस्टली स्लैग इंक्लूजन, आर्क स्ट्राइक, पोरोसिटी, अंडरकट, शेप डिफेक्ट्स जैसे कि ओवरलैप, एक्सिस रूट पेनिट्रेशन होते हैं। बात करते हैं गाइस मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गाइस एडवांटेज के बारे में। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग यानी कि आर्क वेल्डिंग को आप आसानी से फील्ड और शॉप दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इनमें इलेक्ट्रोड की एक वाइड रेंज है, यानी कि आप किसी भी तरीके के मेटल को आर्क वेल्डिंग के से आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आर्क वेल्डिंग जो होते हैं उनमें ऑल पोजीशन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि आप MMAW वेल्डिंग से सारे पोजीशंस में वेल्डिंग कर सकते हैं। आर्क वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं और मशीन्स जो होते हैं ये पोर्टेबल होते हैं और इनका इक्विपमेंट सिंपल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस डिसएडवांटेज की। आर्क वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग करने के लिए वेल्डर को हाई स्किल होने की रिक्वायरमेंट होती है। इनका जो लेवल ऑफ फ्यूम्स होता है वो काफ़ी अधिक होता है। इसमें जो हाइड्रोजन कंट्रोल जो होते हैं वो मोस्टली फ्लक्स होते हैं। इनमें स्टार्ट और स्टॉप के टाइम प्रॉब्लम्स आते हैं और साथ ही आर्क वेल्डिंग जो होते हैं वो लो प्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि इनको वेल्ड करने के लिए अधिक समय की रिक्वायरमेंट होती है जब किसी भी जॉब को वेल्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के कंज्यूमेबल्स के बारे में। अगर कंज्यूमेबल्स प्लास्टिक फॉइल, सील्ड या फिर कार्डबोर्ड बॉक्स में आते हैं तो ये रूटीन इलेक्ट्रोड्स होते हैं और जनरल पर्पस बेसिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रोड्स टीन के कैन में आते हैं तो ये सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो वैक्यूम सील्ड पैक में आते हैं ये एक्स्ट्रा लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो इस तरीके से मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की पैकेजिंग की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस कुछ कंज्यूमेबल्स के बारे में, जैसे कि रूटाइल इलेक्ट्रोड्स। ऐसे इलेक्ट्रोड्स जिनमें टाइटेनियम ऑक्साइड का कंपोजिशन अधिक होता है, ऐसे इलेक्ट्रोड्स को रूटाइल इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। रूटाइल इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये अक्सर रंगीन होते हैं। AWS के प्रकार की बात करें तो E6012 जो होते हैं ये DC और 6013 जो होते हैं वो AC पर रन करते हैं। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन हैं जो इलेक्ट्रोड फ्लैट पोजीशन के लिए वेल्डिंग करने के लिए डिज़ाइन में लाए गए हैं, जैसे फ्लूइड स्लैग, स्मूथ बीड, और ये आसानी से स्लैग रिमूव करने वाले इलेक्ट्रोड्स होते हैं। गैस शील्ड देने के लिए कुछ नमी की आवश्यकता होती है, साथ ही ये बहुत कम हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड्स नहीं होते हैं।
फेरेटिक और ऑस्टेनिटिक स्टील्स के लिए मोस्टली ये उपयोग में लाए जाते हैं और इनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है वो फेयर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस रूटाइल हाई रिकवरी इलेक्ट्रोड्स के बारे में। ऐसे इलेक्ट्रोड्स जिनमें आयरन पाउडर की मात्रा अधिक होती है, इन इलेक्ट्रोड्स को रूटाइल हाई रिकवरी इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। इन इलेक्ट्रोड्स में एक ही करंट पर बहुत ज़्यादा वेल्ड मेटल जमा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि करंट अगर एक ही है तो रेगुलर इलेक्ट्रोड्स से तुलना करें तो रूटाइल हाई रिकवरी इलेक्ट्रोड ज़्यादा मेटल जमा कर देते हैं, जिससे काम जल्दी और असरदार होता है। कोटिंग बहुत मोटी होती है जिसमें डीप का बनता है। इलेक्ट्रोड की कोटिंग नॉर्मल कोटिंग से काफ़ी मोटी होती है और मोटी कोटिंग वेल्डिंग के दौरान गहरे गड्ढे जैसा कप जैसा आकार बना देते हैं, जिससे वेल्डिंग मजबूत होती है। कोटिंग का एंड आराम से वर्कपीस पर टिक जाता है। इसका फायदा ये है कि वेल्डर को इलेक्ट्रोड किनारे तक रखने में आसानी होती है। इलेक्ट्रोड का मोटा हिस्सा वर्कपीस पर टिका रहता है। स्लैग आसानी से निकल जाता है। सिर्फ फ्लैट पोजीशन के लिए ही ये इलेक्ट्रोड उपयोग में लाए जाते हैं। AWS E7024 इलेक्ट्रोड्स की रिकवरी 150 से 180% के बीच होती है। और बात करते हैं रिकवरी में कैसे नापते हैं। रिकवरी का मतलब होता है वेल्ड मेटल का वजन। कोर वायर के वजन के मुकाबले इसका फॉर्मूला है रिकवरी इज इक्वल टू वेल्ड मेटल वेट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई कोर वायर का वेट। इस तरीके से इनका रिकवरी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड्स के बारे में। सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड्स ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो मोस्टली औद्योगिक रूप से निकाले गए सेलुलोज पाउडर या फिर लकड़ी के फ्लोर का उपयोग किया जाता है। सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करते समय एक विशिष्ट स्मेल आती है। सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड्स में जो स्लैग्स होते हैं वो थिन होते हैं और गहरी पेट वाले होते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्क एक्शन होता है और इनका जो पेनिट्रेशन होता है वो काफ़ी डीप होता है। ये AWS E6010 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं जो मोस्टली DC पर चलते हैं, और जो 6011 इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो AC पर चलते हैं। इसमें गैस शील्ड जो होती है वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन कंटेंट होते हैं और इसमें सिर्फ कार्बन और कार्बन मैंगनीज स्टील को ही इनमें वेल्ड करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इनमें हाई आर्क फोर्स होता है जो VD स्टॉप वेविंग की अनुमति देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस बेसिक इलेक्ट्रोड्स के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड इनमें मुख्य इंग्रेडिएंट्स होते हैं। AWS E7015 फर्स्ट ऐसे आधुनिक बुनियादी इलेक्ट्रोड थी जो DC करंट द्वारा चलती थी। E7018 इलेक्ट्रोड्स में आयरन पाउडर होते हैं जो आर्क को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। E7016 गुड रूटिंग और ऑल पोजीशन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड यानी कि E7016 और E7018 में अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। इन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग मोस्टली फेरेटिक, स्टेनलेस स्टील्स, निकिल और कॉपर जैसे मेटल्स को आपस में वेल्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रोड डिकोडिंग के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोड के ऊपर लिखे गए उस स्पेसिफिक वर्ड्स को हम डिटेल करते हैं। जहां पर एग्जांपल के लिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स में E503 2NI B72S टाइप के इलेक्ट्रोड में हर एक वर्ड किसी स्पेसिफिक पैरामीटर्स को इंडिकेट करता है। जहां पर फर्स्ट डिजिट जो होता है उस इलेक्ट्रोड की कवरिंग को, उसके बाद की 2 डिजिट्स जो होती है उस इलेक्ट्रोड में ईल्ड स्ट्रेंथ को, क्योंकि न्यूटन पर mm स्क्वायर्स में होती है, उसके बाद की सिंगल डिजिट जो होती है इलेक्ट्रोड की टफनेस को, उसके बाद की जो डिजिट होती है वो उस इलेक्ट्रोड की केमिकल कंपोजिशन को इंडिकेट करता है। उसके बाद की नेक्स्ट डिजिट इलेक्ट्रोड की कवरिंग यानी कि फ्लक्स की कवरिंग को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट डिजिट जो होते हैं वो वेल्ड मेटल के रिकवरी को और करंट टाइप को इंडिकेट करता है। इसके बाद की नेक्स्ट डिजिट वेल्डिंग के पोजीशन को इंडिकेट करता है। उसके बाद की जो नेक्स्ट डिजिट होती है वो उस इलेक्ट्रोड में कितने अमाउंट में हाइड्रोजन कंटेंट है उनको इंडिकेट करता है। इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोड के स्पेसिफिकेशन को आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस AWS स्टैंडर्ड के हिसाब से किसी इलेक्ट्रोड को किस तरीके से डिकोड किया जाता है। E जहाँ पर होता है वो इस इलेक्ट्रोड की कवर्ड इलेक्ट्रोड्स को 60 जो होती है उस इलेक्ट्रोड में टेंसाइल स्ट्रेंथ को, जो कि PSI में होते हैं, उसके बाद की जो डिजिट होती है उस इलेक्ट्रोड में वेल्डिंग की पोजीशन को, और जो लास्ट की डिजिट जो होती है वो फ्लक्स की कवरिंग को इंडिकेट करता है। इस तरीके से E6013 E7018 टाइप के इलेक्ट्रोड को आसानी से समझा जा सकता है जो मोस्टली उपयोग में लाए जाते हैं। ये थी गाइस कुछ एग्जांपल्स जो कि MMAW इलेक्ट्रोड्स पर बेस्ड थी।
इसी तरीके के और अधिक वीडियोस पाने के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, आवर चैनल्स फैब्रिज।